Okay, so class 9, as we have talked about the syllabus, earlier I have told you that two chapters are coming, that is gravitation and work and energy. But now since you have understood that the PT2 will be on the pattern of your half yearly exam. समझ में आ रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम के पैटर्न पे ही आपका पीरियड टेस्ट 2 होगा, इसलिए अब क्या हो गया है, आपका सिलेबस इंक्रीज कर गया है. बट मैम योर वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल. ओके मैम वो नहीं है, वो तो कैमरा है. ये भाई कैमरा लगा दीजिए. Okay, am I audible? Yes, Okay, listen to me very carefully. Earlier I have told that only 2 chapters are coming in exam. But since the pattern of exam is changed and due to the instructions, it is known that the syllabus is extended. अभी आपके चारों चैप्टर आ रहे हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन. बट इट इज वेरी क्लियर कि जो मैंने अभी न्यू पार्ट पढ़ाया है आपको आफ्टर दैट हाफ ईयरली एग्जाम, तो उससे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे. समझ रहे हो? सिलेबस तो आप चारों कवर कर रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पार्ट से ज्यादा होंगे जो अभी आपने न्यू पढ़ा है. और ऐसा नहीं है कि पीछे पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है और आएगा फॉर श्योर. मैं पीछे से क्या नहीं तो द सिलेबस. Ma'am, is there anything repeated in chapter number 4, work and energy? नो बेटा, Then ma'am, we have only completed the potential energy part, the gravitation and the next parts are it. I am just starting. Yes, ma'am, we are left with a lot in work and energy. We are see. Ma'am, work and energy is not completed fully. I know. Hey, keep quiet. See, it is very clear. जहां तक मैंने पढ़ाया है बस वहां तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे. Wait. Please do not talk. You sit there, sit this side, and you sit this side, and put your back on the other side. Both of you. You have to maintain discipline in class. समझ में आ रहा है? तभी आप पढ़ पाओगे. Student on teams, listen to me very carefully. सिलेबस बस वहां तक आएगा जहां तक मैंने पढ़ाया है. इवन वर्क एंड एनर्जी में भी जहां तक मैं आपको पढ़ा पाऊंगी बस वहां तक के क्वेश्चन आएंगे, उसके आगे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अब समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम. सो डू नॉट टेक इट ऑन हेक्टिक कि हाँ वर्क एनर्जी पूरा आ रहा है. जिस टॉपिक तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी बस उस टॉपिक तक आएगा. अब मैं कोशिश करूंगी कि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए प्लस आपका रिविजन भी करा पाऊँ. ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी में रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी. तो जिनको नहीं आया, जिनको कुछ डाउट्स है तो okay. So today we are going to start with gravitational potential energy. Can anybody told me or tell me about what do you understand by gravitational potential energy? You are all having your science books. Just open the topic. आप लोगों ने पढ़ा था potential energy के बारे में, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि what do you understand by gravitational potential energy? Anyone? Ma'am, may I? Yes. I have told you about मैकेनिकल एनर्जी कि मैकेनिकल एनर्जी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट. Ma'am, may I? यस. ओके, स्पीक. Ma'am, the energy stored in an object at a height is its gravitational potential energy. ओके, वेरी गुड. सी आई हैव टोल्ड यू अबाउट सो मेनी टाइम्स. एनर्जी मैंने आपको बताया था किसी भी वर्क को करने के लिए आपकी जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. अब अगर कोई एनर्जी के वेरियस टाइप्स. Ma'am, Okay, students on teams, please be quiet for a time. I'll just explain and then come to you. तो आपको इतना पता है कि एनर्जी वेरियस टाइप्स की होती है. ठीक है? अब हम लोग जो अभी क्लास 9th में एक्चुअली हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं. हम लोग फिजिक्स का एक ब्रांच पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब जब फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट हुआ है अराउंड 1600, जब न्यूटन ने पहली बार फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करी थी या जाना था कि व्हाट इज फिजिक्स. ओके, तो फिजिक्स में जो किसी भी ऑब्जेक्ट को भी मोशन कर रहा है तो उस मोशन से रिलेटेड सारी चीजें जो आपको पढ़नी है वो आपको क्लास 9 में पढ़नी है.
समझ में आया? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है या वेरियस थिंग है, वो सब आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, वो वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आपने स्टार्टिंग में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब आया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पीछे कॉजेस क्या है, वो क्यों मूव कर रहा है, उसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 10 में ग्रेविटेशन पढ़ा कि एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एनर्जी, वो एनर्जी भी किसकी एनर्जी होनी चाहिए? उस ऑब्जेक्ट की जो कि मूविंग है, या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रहा है। तो जो भी मतलब एनर्जी जो कि मोशन में आती है उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है और इट इज इन मोशन, then the velocity, then the energy it is having is known as kinetic energy। समझ में आया? अब आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती हैं। अगर हम लोग मोशन की बात करते हैं, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 8 हमारे स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हैं, या तो वो रेस्ट में है या आप उसे मोशन में मूव करा सकते हो। ठीक है, तो जब वो रेस्ट में होगा और अब रेस्ट में जो उसके पास एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये रेस्ट में है लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी है वर्क करने की, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर है जिससे ये कुछ काम कर सकता है, तो दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है और उसके अंदर तब भी कुछ एनर्जी है जिससे वो कुछ काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दैट एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट बॉल, ठीक है, आप उसको एनर्जी देते थे और उस एनर्जी से वो विकेट को हिट करता था, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड इट इज हैविंग सम एनर्जी which can be used for doing some work, so that is potential energy। or if the object is in motion, object move कर रहा है and it has a capacity to do work, is known as its kinetic energy। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। का तो कोई एनर्जी नहीं होगा ना, जो हमारी एनर्जी लगाए आप इसे कुछ एनर्जी ट्रांसफर, आपने इसको यहाँ पे रखा अपने हाथ से, तो आपने एक्चुअली रखने के टाइम पे इसको कुछ एनर्जी दी है। ठीक है, या आप एक अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे समझो। अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक पुल है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रही हूँ तो अर्थ को मतलब नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो जब ये नीचे इसके ऊपर खींच रहा है तो इसके ऊपर कुछ वर्क कर रहा है, और जो वर्क अर्थ इसके ऊपर कर रहा है इसको नीचे लाने के लिए, मैं तो उसको ऊपर कर रही हूँ, और लेकिन अर्थ से एक पुल है जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दिस पेन एज इट्स एनर्जी। जो ये वर्क है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एनर्जी की तरह, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से आप इसे कुछ हाइट पे लेके गए, इस हाइट की वजह से अर्थ ने इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स, एक पुल लगाया है, और वो एनर्जी इसके अंदर क्या हो गई है? स्टोर हो गई है। दैट एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, क्या होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब नाउ यू आर ऑन अर्थ, अभी आप अर्थ पे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, आप इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट, आप इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए। ठीक है, अब मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, तो इसके जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर। तो अब बताओ इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फोर्स होगा? ग्रेविटेशन फोर्स नीचे इसको लगा रहा है। तो जो फोर्स, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है इस ऑब्जेक्ट की फोर्स की जो बात हो रही है, जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, दैट फोर्स इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वही तो हम पुल कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है। तो यस, तो दिस फोर्स इज एक्चुअली नथिंग बट वर्क डन, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी का वेट है, और आपको वेट का फॉर्मूला याद है, मास इनटू ग्रेविटी। दिस इज वेट, ये W वेट वाला W है और W वर्क डन वाला W है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेट ऑफ द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट आपने उसको अर्थ ग्राउंड से लेकर किस पर्टिकुलर हाइट एज पे ले जाया है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। आप जब वर्टिकली डिस्प्लेस करते हो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। अब जैसे यहाँ पे देख लो ये लेंथ है, लेकिन आप इसको हाइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है।
तो यहाँ अगर आप इसको मेजर करोगे तो इसको भी तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मेजर करोगे, लेकिन सिंस आप इसको वर्टिकली मेजर कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट, और ये इसको क्या बोलेंगे, लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ। समझ में आया? तो ये हाइट जो है ये एक्चुअली कुछ नहीं है बट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है इस जगह से यहाँ तक का। तो इसकी जगह पे आप एस की जगह पे आप क्या रख दोगे, एच। तो ये जो वर्क डन जो एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट विल बी इक्वल्स टू mgh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? पहले नोट डाउन करो, अच्छा नोट डाउन करो, हेडिंग करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, ग्रेविटी हर जगह मोस्टली सेम होती है। मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन चैप्टर में कि पोल्स पे ग्रेविटेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, इक्वेटर्स पे, इक्वेटर्स पे, पोल्स पे क्यों? सही तो बोला है पर ऐसा क्यों? This is true that the gravitational pull is more at poles rather than on equators. But why? I must. अर्थ का शेप है मैम, Earth is not totally spherical. वो कर्व है तो मैम Curve है actually. इक्वेटर है वो ज्यादा बाहर है। हाँ, ये ऐसे लिखते हो अपनी कॉपी में, ऐसे नहीं लिखना है। You will write it as the poles are little flattened. जो पोल्स हैं वो एक्चुअली ऐसे प्रॉपर स्फीयर नहीं है, पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैटन है और इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्जी है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब सेंटर से पास हो जाएगा पोल्स और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल बी नियर टू द सेंटर। तो जब सेंटर के पास हो जाएंगे तो इसमें पुल ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती है, अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, और बाकी सब जगह पे कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 9.8। समझ में आया? आया समझ में ये चीज? तो हम लोग इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वैसे तो 9.8 लेके चलते हैं, पर कहीं कुछ जगह न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे 10 दिया रहता है कि प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 10, सो दैट एक तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है और आप समझ सकते हो कि वेरी करती है हर जगह से, आप इसको एवरेज निकालते हो टोटली। समझ में आया? चलो नोट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे बुक में दिया हुआ है पर लिख लो, आप लोग लिखो, सब राइट डाउन। एन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट और टीम्स प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट increases its energy, an object increases its energy when raised through, when raised, R-A-I-S-E-D, raised मतलब उसको कुछ किसी पर्टिकुलर हाइट पे आप रेज कर रहे हो, बढ़ाई ऊंचाई पे, इंक्रीज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, an object increases its energy when raised through a height, when raised through a height, full stop. This is because, शिवम लिख लो बेटा, this is because work is done, this is because, height के बाद full stop, this is because work is done on it against gravity, work is done on it against gravity while it is being raised, while it is being raised. The energy present in such an object, the energy present in such an object is the gravitational potential energy, is the gravitational potential energy. इसके बाद आप लोग बुक, अगर एवरीबडी इज हैविंग बुक राइट, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लो, मार्क द सेकंड पैराग्राफ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 153,
11.2.4 सेकंड पैरा। The gravitational potential. हाँ। हम दोनों को एक भी लिख सकते यहाँ पे पॉइंट नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यस सेकंड आई एम स्पीकिंग ना, मैं बताती हूँ। Ma'am, please repeat the page. पेज नंबर 153, हैं. पेज नंबर 153। एनसीईआरटी में टू द पॉइंट डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज प्रेफर एनसीईआरटी फॉर रीडिंग। आप लोग क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से लगाओ। इफ यू आर हैविंग एस चांद, इफ यू आर हैविंग एग्जाम आइडिया और एनी अदर बुक, डू क्वेश्चन फ्रॉम दैट, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जितने इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा एनसीईआरटी से बनते हैं, इतना याद रखना। चलो नोट डाउन। Ma'am, on page number 153, what have to do? Could you please repeat? यस प्लीज डू मार्क। Second para, we have to underline completely. Yes, note it down. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground, is defined as the work done in raising it from ground to that point against gravity. समझ में आया? ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के रेस करने में जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस पेन इज ऑन द ग्राउंड, अब मैं इसको उठा के एक पर्टिकुलर हाइट पे लेकर आ रही हूँ, तो इस बॉडी का जितना वेट होगा इनटू जितनी हाइट पे मैं इसको लेकर आई हूँ ग्राउंड से ऊपर, उतना वर्क मुझे अगेंस्ट करना पड़ा है, मुझे करना पड़ा है इसको ऊपर लाने के लिए। तो दैट वर्क विल बी स्टोर इन दिस पेन एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? और इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे? mgh। अब इसको एक चीज और आपका होमवर्क है, आपको ये पूरा जो डेरिवेशन है जो मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में कर दिया बिकॉज द बोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कम टू द फोर्थ पैरा, कंसीडर। बेटा जहां पे कंसीडर से लिखा हुआ है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, आपको इसी तरीके से डेरिवेशन लिखना होता है जैसे इसमें दिया हुआ है ना, ऐसे ही लिखना होता है। लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट स्मॉल h फ्रॉम द ग्राउंड, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू सो। आपको उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ फोर्स करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, इस पेन को ऊपर ले जाने के लिए मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये ऊपर आ जाए? जितना इसका वेट है, जितना उसका वेट है, ठीक है। आपको अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ा है, अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो वो उसमें फ्लोट कब करेगा? जब अपनी अमाउंट का पानी वो उसको थ्रू आउट बाहर निकाल देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो आपके सिलेबस से हटा दिया, आपने छोटे क्लास में पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कभी? नहीं पढ़ा है ना, तो ये वैसे आपके यस, जितना जितना उसका बॉडी वेट होता है उतना ही अगर वो डिस्प्लेस कर देता है पानी को, तभी वो ऑब्जेक्ट में फ्लोट कर सकता है, और अगर नहीं कर पाएगा तो वो सिंक कर जाएगा। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, मैं करके दिखाऊंगी क्लास में। आई हैव अ जार फुल विद वाटर, मैं एक कॉइन ले आऊंगी और एक लीफ ले आऊंगी, ऐसा पत्तियां देखी आपने या पीस ऑफ पेपर देखा है, तो जब मैं एक पीस ऑफ पेपर को उसके अंदर डालूंगी तो वो फ्लोट करेगा, थोड़ा बहुत पानी हो सकता है वो बाहर निकाल दे। अब जितना उसका वेट है उतने अमाउंट ऑफ वाटर अपने आप थोड़ा सा वो डिस्प्लेस कर देगा। जो भी चीज, अगर एक पेन का कैप है, कुछ भी है, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो तैर रहा है ऊपर, तो इसका मतलब जब आपने उसको उसके अंदर डाला था उसने उतना ही अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना ही पानी क्या किया था, बाहर निकाल दिया था। और कैसे निकालती है? बाहर निकाल देते हैं। अरे जब स्टोन डालते हो किसी वाटर के अंदर तो कुछ पानी बाहर आता है, कोई भी चीज डालते हो आप, जब कूदते हो पानी के अंदर स्विम करने के लिए तो उतना ही पानी बाहर आता है। कभी अगर जितना पानी बाहर आता है उसको अगर मेजर करोगे तो जितना आपका बॉडी वेट है उसके इक्वली आएगा अगर आप फ्लोट कर पा रहे हो। और अगर अपनी बॉडी वेट जितना अगर उसे बाहर नहीं निकाल पाते हो और आप सिंक हो जाते हो तो इसका मतलब आपने उतना वाटर बाहर नहीं निकाला। सो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिंपल सा ये रीजन होता है, कोई भी चीज फ्लोट कब करेगी? जब वो अपनी बॉडी वेट जितना वाटर डिस्प्लेस कर दे। लेकिन अगर आप किसी चीज को आराम से रखो तो पानी तो निकला नहीं, पानी निकल तो सिंक नहीं कर जाएगी तुरंत, फ्लोट करेगा। अगर मैं इसको रख दूंगा तो तभी फ्लोट करेगा। करके कॉइन को तो अगर फ्लोट करेगा नहीं करेगा बेटा पेंसिल को फ्लोट। वो कह रहा है। अगर इवन आप पीस ऑफ पेपर को भी ऐसे आराम से रख दोगे ना, विद इन अ सेकंड नीचे सिंक कर जाएगा, नहीं करेगा। कर जाएगा। घर पे जाके करना, ठीक है, ट्राई आउट। ओके दिस ट्राई इट आउट, दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू ट्राई इट आउट। सो ओके, कम टू द टॉपिक अगेन। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना है कंसीडर से लेकर जहां तक वो वर्क डन निकाला गया है।
तो वर्क आप कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इस बॉडी का वेट है उतना वर्क करना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। तो आपको समझ में आया? तो mgh जो है वो mg वेट किसके इक्वल है? उस फोर्स के इक्वल है जिस फोर्स से आपने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया है। थोड़ा बहुत समझ में आया? इसकी रीडिंग करो बार बार, एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है। जो m होता है उसमें m को जितना दिया रहेगा वैल्यू उतना पुट करेंगे और j हमारा वो होता है Yes. एक्सीलरेशन। For example, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ जी फिक्शन 9.8 मीटर Okay, I'm giving you one question. और h हाइट होती है। मैम Yes. ये जो क्वेश्चन है वैल्यू पुट करके पांच चार जितना Yes, yes. एक चीज और, one more thing I have to tell you. One more thing. तो यहाँ तो आपको समझ में आया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh. One more thing that is very important. Gravitational potential energy is independent of the path taken. आप कोई भी पाथ को ऊपर से ऐसे टहराते हो, zigzag वे में लेके जाओगे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर में, तो भी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. इट जस्ट डिपेंड ऑन द हाइट, कितनी हाइट तक आप रेस करके गए हो. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू. See, in the second part you can see that there is a block. आपने इसको रेस किया टू अ हाइट h, ठीक है? इसका वेट है m और ग्रेविटी का पुल आपको पता है स्मॉल g है. अगेन वी आर हैविंग द सेम ब्लॉक, लेकिन इसमें हमने ये वाला पाथ कुछ ऐसे ऐसे करके इसको लेके गए हैं और अभी भी हम इसको सेम हाइट पर h पे लेकर आए हैं. ठीक है? अगेन द हाइट इज सेम एंड दैट इज h एंड द ब्लॉक इज अगेन सेम ऑफ मास m. What is trying to say that gravitational potential energy does not depend on the path taken. आप चाहे इसको इस तरीके से लेकर जाओ या इसको डायरेक्ट सीधे लेके जाओ, ये क्या होता है? पाथ से इंडिपेंडेंट है. आप हाँ, सिर्फ आपको हाइट देखना है, कितने हाइट पे ग्राउंड से लेकर अभी जो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनली वो कहाँ पे आकर रुका, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है. इन दोनों के बीच में जो उसकी हाइट है, आपको बस उस वर्टिकल हाइट से मतलब है. ठीक है? और वो क्या कितना डिस्टेंस कवर करके जा रही है आपको उससे मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसको जब वो यहाँ से ऐसे सीधे गई थी तो इसको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, बट जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमा के लेके गए तो यू हैव कंप्लीट 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर. लेकिन आपको ये डिस्टेंस कवर नहीं करना है, आपको कवर क्या करना है? वर्टिकल हाइट बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. फाइनली वो कहाँ पर है, इनिशियली वो कहाँ पे थी, उसका सबट्रैक्ट करोगे तो टोटली का कितना आया? 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है. This height is 10 centimeter above the ground. This is 0 centimeter above the ground. और आप घुमा के लेके गए हो तो 30 सेंटीमीटर आपने पाथ चला है. लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन. वो किसमें पाथ हाइट, इट डिपेंड ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझ में आया? आया समझ में? डू यू हैव एनी डाउट? एनीवन? So ma'am, it Yes. depends upon displacement from distance covered. Yes. See one more thing. Yes, you are correct. But since you know that in vertical nature we do not say distance or displacement, we say it height. ठीक है? जब हम लोग वर्टिकली मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइट बोलते हैं. और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. समझ में आया? आगे समझ में? So these are the important things about gravitational potential energy. And the formula for gravitational potential energy is mgh. Kinetic energy का क्या था? हाफ इनटू mv स्क्वायर. Very good. ना Now तो just ये भी तो एक मैम इसको फॉर्मूला याद है. करने का एक ही तरीका. ये वाला E के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. बेटा EK और दोनों सेम चीज है. हाँ, बस EK का मतलब अब मैं इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या लिखूंगी? EP. EP मतलब एनर्जी, P मतलब पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी और सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको मैम P पोटेंशियल P एनर्जी is equal to mgh. हाँ, वेरी गुड. एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आप दोनों तरीके सही हैं. अगर आप EP लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप PE लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. बट ये नहीं है स्मॉल PE लिखो फिर कैपिटल PE लिखो. अब ऐसे कोशिश करो जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया वैसे ही लिखो. तो राइट डाउन EP. ठीक है? समझ में आया? Now note down one numerical. Try to do it. Find the energy. लिखने की हैबिट है ना, note down for the question. Find the हाँ नहीं मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगी. Find the energy. Students or teens, please note down the question. Must be writing हम पास कितना पैसे मैम बोलिए मैम. Find the energy
possessed by an object, find the energy possessed by an object of mass 15 kg of mass 15 kg. By an object. Find the energy possessed by an object of mass 15 kg when it is at a height of 5 meter above the ground given G equals to 10 meter per second square. G equals to 10 meter per second square. Do it in a copy. I'll just come and see the question. See, mass is given. Kitna? Mass is given? 15. This side of mass is 15 kg. उसके बाद आपको हाइट कितना दिया बेटा 5 मीटर एंड g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट यू हैव टू यूज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. Let's do it. I'll just come and see. Put your mask on your mouth. मैम 750 जूल. Yes, good. Do everyone this. I want to see that everyone. Ma'am, I Yes. have some more doubts in gravitation chapter. Beta, once I'll do it, I'll just take a revision section class and then please ask your doubts, okay? Or you can send the doubts during morning to evening 2:30. I'll just take your doubts, okay? मैम in exam Okay, ma'am. questions will remain this type of. It depends. One second. Most of the questions will be familiar that you can do it by yourself. Don't worry, question बहुत familiar ही होंगे. If you are having clear concept, अगर आपका concept clear है तो आपको सब समझ में आ जाएगा. मैम ये तो आपने अंडरलाइन करा है, इससे मैम। बन सकते हैं. हाँ बेटा, तभी मैम। अंडरलाइन कराया है. अगर आपने 7 तारीख से पहले रेट का वर्णन नहीं करा पाए Ma'am, it is 750 June. मैम आप पहले करो. अगर जितना सिलेबस मैं जहाँ तक पढ़ाऊंगी बस वहीं तक क्वेश्चन आएंगे. मैम ठीक है? मैम इसका मैम साइंस में जी, 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 जी। कंप्लीट. मैम मुझे बहुत चैप्टर आता है. मैम इसका यूनिट स्मॉल जो होता है ये नाइट उसके बाद. Okay. But it's better that you will note down the whole मैम question. अगर मान लीजिए मास का वैल्यू नहीं दिया तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा. ऐसा नहीं है. कोई तरीका होगा जिससे आपको मास भी मतलब फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. Now note down an object of mass 24 kg, an object of mass 24 kg. Wait. Yes. So the mass of the object is given 24 kg. After this, note down is at a certain height. An object of mass 24 kg is at a certain height above the ground, full stop. Is at a certain height above the ground, full stop. If the potential energy above the ground, full stop. If the potential energy of the object is 480 joules, comma, find the height at which And what is the energy energy? is acceleration energy is 480 joules. मैम ग्रेविटेशन Find the height at which the object is with respect to the ground. Have you noted down the question? Find the height at which the object is with respect to the ground. You have to find h, given that g is equals to 10 meter per
सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फाइंड इट आउट। सेंटीमीटर। एनीवन एल्स? मैम उसमें ऐसे करती है क्वेश्चन लिखेंगे। नहीं लिखा है। करो करो। First of all, you know the formula, right? Try करो, मैंने इतना भी कराता है। जल्दी करो। Students on Teams, once you are done, please send me your answers. Apply the formula. Mom, so Open your copy and see the copies. Yes, This row. I'm done. Send also in the teams. Okay. शॉर्ट तो मैम Wrong. मैं उसको कट कर दूंगी। Okay, so what is the answer? 2 मीटर। 2 meter. कितने लोग 2 meter? Just raise your hand. 2 मीटर मैंने बोला था। You one child is wrong. Okay, very good. So it means आपको पता है EP equals. Okay, once again. Okay, क्या हो रहा है? What happened? Any issues? Sit on that side. Okay, so we are having MGH. हमें EP given है, M given है, G given है. We have to find H. एक तरीका तो ये होता है, आप सिंपली जो भी वैल्यूज दी हुई है पुट करो और उसके बाद वेरिएबल्स रिप्लेबल कर लो। सारे वेरिएबल्स जितने आपको आंसर्स नंबर्स दिए हुए हैं उनको एक तरफ और जो नहीं दिए उसको एक साइड कर लो। बस सिंपली आप ये तरीका ये भी कर सकते हो। आपको पता है कि H को एक साइड छोड़ के बाकी सब क्या आ जाएगा? EP अपॉन MG। व्हाट इज EP? 480 480 और यहाँ पे कितना बचा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? 24 into 10 240। हाँ 240 मैम, मिनट। 0 से 0। देखो ट्राई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। आंसर जब भी सॉल्व करते हो तो ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। उसको मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लेक्स मत करो, जितना सिंपल फॉर्म में रखो इजीली कट जाएगा। ठीक है, 10 0 से 0 कैंसिल, 24 1 जा 2 जा 48। मैम लेकिन So, हमारे how ऐसी is क्लास that? में सही है। हाँ तरीके दोनों सही हैं, बट उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इसमें क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है। फटाफट देखो मैं आपने काटा है ना जैसे 1 और मैंने अलग तरीके से काटा है। आप कैसे करना है? देख लीजिए। कैसे? छुरी चाकू। मैम काटने में कुछ अलग Everything is नहीं होगा। recorded. Okay, so class 9 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूरा फिनिश हो रहा है। ट्राई टू डू मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स ऑन इट। ये जितना डेरिवेशन मैंने मार्क कराया है, यू ऑल हैव टू डू दैट डेरिवेशन एंड बोथ द डेफिनेशन इन योर क्लास ऑफ कॉपी। ठीक है, क्लास ऑफ कॉपी लेकर आओगे, मैं खुद ही चेक करूंगी यहाँ पे कॉपीज। ठीक है, सो यू ऑल हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू राइट डाउन द डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स डेफिनेशन, बोथ द न्यूमेरिकल व्हिच आर गिवन एग्जांपल्स, और जो मैंने दोनों क्लास में कराया वो। ये चारों एग्जाम्पल्स आप करोगे, जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे उतने इजीली आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। समझ में आया? मैम ये जो आपने जी दिया है 10 Mom, ये अपने आप please दिया है। explain नहीं, kindly. क्वेश्चन दिया रहेगा, फिक्स होता है। और अगर नहीं दिया होगा तो हमेशा 9.8 लेना है। वन मोर थिंग, इफ द वैल्यू ऑफ G इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन ओनली यू हैव टू टेक दैट वैल्यू ऑफ G। अगर क्वेश्चन में G की वैल्यू गिवन है कि टेक 9.8, टेक 10, तभी आप 9.8 या 10 लोगे। और अगर कभी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा 9.8 लोगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा 9.8 लिया जाता मैम है। लेकिन उससे कैलकुलेटर हार्ड जाएगी मैम। तभी तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 9.8 लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैम अगर 10 ले लिए तो 10 मिलेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मैम आप ये रहा क्वेश्चन में केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में इतने में पॉइंट कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। मैम पूरा दिमाग चलिए कोई नहीं। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू आर हैविंग टाइम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जितना अंडर पैरा है वो आप एक बार रीडिंग करते होंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। ठीक है, मैंने अभी तक बहुत सारे law of conservation इससे पढ़े हैं। यही लगा तो ऐसे अच्छी बात है, लगा लो।